एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक गतिशील ट्रेडर और तेज निवेशक के जीवन की खोज करेंगे। आइए सीधे उनकी दुनिया में कदम रखें। ट्रेडिंग रूम्स में कुछ नाम श्रद्धा और अविश्वास के मिश्रण के साथ फुसफुसाए जाते हैं। ऐसे नाम जो जीवन से बड़े लगते हैं क्योंकि उन्होंने चमकती स्क्रीन और बदलती संख्याओं के सामने जो उपलब्धियां हासिल की वे अद्भुत थीं। ऐसा ही एक नाम है पॉल रॉटर। कुछ लोगों के लिए वह एक रहस्यमयी व्यक्ति थे जिन्होंने बाजार को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ा। दूसरों के लिए वह अनुशासन, जोखिम और महारत का प्रतीक थे। लेकिन उनके प्रसिद्ध उपनाम द फ्लिपर अपर के पीछे एक ऐसी विधि थी जो इतनी असामान्य और इतनी गलत समझी गई थी कि इसने फ्यूचर्स एक्सचेंज पर स्कैल्पिंग को देखने का नजरिया बदल दिया। उनकी कहानी शांति से शुरू होती है, चेक गणराज्य के एक लड़के से जो बस यह समझना चाहता था कि संख्याएं किस तरह किस्मतें बना सकती हैं। आगे जो हुआ वह एक ऐसी यात्रा है जिसे कुछ ही ट्रेडर्स सपने में भी दोहरा सकते हैं। पॉल रॉटर का जन्म चेक गणराज्य में हुआ था, लेकिन किस्मत ने उनका जीवन तब बदल दिया जब उनका परिवार 9 साल की उम्र में जर्मनी चला गया। यह बदलाव सब कुछ बदलने वाला साबित हुआ, जिसने उन्हें उन बाजारों तक पहुंचाया जहां एक दिन वे राज करेंगे। उनकी ट्रेडिंग में रुचि जीवन के बाद के चरण में नहीं आई, यह कक्षा में ही शुरू हो गई थी। एक स्कूल असाइनमेंट के रूप में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। अधिकांश किशोर जहां ऐसी कवायदों को भूल जाते हैं, वहीं रॉटर के भीतर एक चिंगारी जल उठी। उन्होंने स्कूल ट्रेडिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और हर राउंड ने बाजार की लय के प्रति उनकी रुचि और गहरी कर दी। उनके लिए ट्रेडिंग का मतलब दिखावे से नहीं था, यह उन पहेलियों को सुलझाने जैसा था जो प्राइस चार्ट्स में छिपी होती थी। उनकी पेशेवर शुरुआत म्यूनिक में हाइपोवेरेंस बैंक में एक इंटर्नशिप से हुई। 1 साल तक उन्हें एक साधारण सा काम सौंपा गया, बैंक के ग्राहकों के लिए कंप्यूटर सिस्टम में ट्रेड दर्ज करना। ये ट्रेड डॉइचे टर्मेनबोर्स से टीवी पर होते थे, जो आज के यूरैक्स एक्सचेंज का पूर्ववर्ती था। जहां बाकी लोग इसे रूटीन काम समझते थे, वहीं रॉटर ने इसे एक मंच की तरह देखा। उन्होंने ऑर्डर बुक्स, ट्रेड फ्लो एंड बाजार की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा। धीरे धीरे ट्रेडिंग फ्लोर की ऊर्जा उनमें समाने लगी। उन्होंने निजी तौर पर ट्रेडिंग शुरू भी की, लेकिन शुरुआत में नतीजे विनाशकारी रहे। उन्होंने लगभग अपनी सारी शुरुआती पूंजी गंवा दी। ज्यादातर लोग हार मान जाते, लेकिन रॉटर और भूखे हो गए। हर नुकसान ने उन्हें और गहराई से पढ़ने, सोचने और अपने तरीके को सुधारने के लिए प्रेरित किया। असल मोड़ तब आया जब वे फ्रैंकफर्ट में दाइवा सिक्योरिटीज में जूनियर ट्रेडर के रूप में जुड़े। शुरुआत में उन्होंने जर्मनी के स्टॉक मार्केट बेंचमार्क DAX इंडेक्स पर छोटे कॉन्ट्रैक्ट संभाले, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही उन्होंने बॉन्ड मार्केट्स, खासकर डॉइचे बुंड जर्मन 10 वर्षीय नोट्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। किसी औपचारिक मेंटर के बिना भी रॉटर ने तेजी से प्रगति की। उनकी जन्मजात प्रतिभा, पैनी नजर और लगातार परीक्षण ने उन्हें आगे बढ़ाया। अपने शुरुआती 3 साल के सक्रिय ट्रेडिंग में उनका कोई महीना घाटे वाला नहीं रहा। इस तरह की निरंतरता एक ऐसी दुनिया में अनसुनी थी जहां अस्थिरता किसी को नहीं छोड़ती। उनकी ख्याति बढ़ती गई। जल्द ही सहकर्मी और प्रतिद्वंदी दोनों समझ गए कि वे एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जिसकी बाजार मनोविज्ञान को पढ़ने और व्यवहार का अनुमान लगाने की क्षमता लगभग अलौकिक थी। 2000 के शुरुआती वर्षों तक रॉटर की शैली कुख्यात हो चुकी थी। उनकी रणनीति सिद्धांत में सरल थी, लेकिन क्रियान्वयन में चकाचौंध करने वाली। वे अपने असली इरादे के उलट बड़े औदत से अंडर लगाते। अन्य ट्रेडर्स इन्हें देखकर मान लेते कि बड़ा मूव आने वाला है और तुरंत उसमें कूद पड़ते, लेकिन उसी क्षण रॉटर अपना मूल ऑर्डर रद्द कर देते और विपरीत पक्ष ले लेते और उसी मूवमेंट से मुनाफा कमाते जिसे उन्होंने खुद पैदा किया था। इस तकनीक को स्कैल्पिंग कहा जाता है, जिसने उन्हें छोटे छोटे दाम उतार चढ़ाव से लाभ उठाने का उस्ताद बना दिया। उन्हें बड़े स्विंग्स की जरूरत नहीं थी। वे उन माइक्रो मूवमेंट्स पर फलते फूलते थे जिन्हें अन्य लोग नजरअंदाज कर देते थे। स्कैल्पिंग में तेजी, सटीकता और फौलादी हिम्मत चाहिए होती है, और रॉटर के पास तीनों थे। 2005 तक उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना विशाल हो गया था कि वे प्रतिदिन 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तक ट्रेड करते थे। अपने शिखर पर उन्होंने एक ही दिन में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच हासिल की। सामान्य दिनों में भी उनका टर्नओवर 1 लाख से 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स तक रहता था। उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि यूरैक्स को खिलाड़ियों जैसे उन पर अंकुश लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिक साइज समायोजित करनी पड़ी। इसी समय द फ्लिपर उपनाम उनके साथ चिपक गया।
वे वही आदमी थे जो दूसरों से कहीं तेज पोजीशन बदल सकते थे और महज टिक से ही करोड़ों कमा लेते थे। एक दशक से अधिक समय तक रॉटर लगातार हर साल $65 मिलियन से $78 मिलियन तक कमाते रहे। ये एक बारगी जैकपॉट्स नहीं थे, ये लाभ की स्थिर धाराएं थीं जो उनके अनुशासन और जोखिम प्रबंधन को दर्शाती थीं। फिर भी जोखिम वास्तविक थे। 1998 में रॉटर ने डबलिन में एक प्रोपराइटरी ट्रेडिंग फर्म की सह स्थापना की जिसकी पूंजी सिर्फ $1.3 मिलियन थी। 3 महीनों में ही वे इसे $6.5 मिलियन तक ले गए। एक मीटियोरिक उछाल। लेकिन इस पैमाने पर ट्रेडिंग का मतलब यह भी था कि एक ही विनाशकारी दिन उन्हें मिटा सकता था। रॉटर ने बाद में स्वीकार किया कि पतन की संभावना हमेशा मंडराती रहती थी। फिर भी उन्होंने आपदा से बचते हुए धीरे धीरे निर्माण जारी रखा। 2001 तक उन्होंने रॉटर इन्वेस्ट की शुरुआत की, जो झुग स्विट्जरलैंड में उनकी अपनी फंड मैनेजमेंट कंपनी थी। यह कदम शुद्ध प्रोपराइटरी ट्रेडिंग से व्यापक एसेट मैनेजमेंट की ओर बदलाव था। रॉटर अक्सर कहते थे कि उनकी बढ़त पारंपरिक संकेतकों पर आधारित नहीं थी। माहीएफएक्स को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बाजार मनोविज्ञान और तकनीकी विश्लेषण, खासकर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पर अपनी निर्भरता पर जोर दिया था। उनका दर्शन भ्रामक रूप से सरल था। जब बाजार अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करे तो आक्रामक रूप से ट्रेड करो और अनिश्चितता या व्यक्तिगत खराब प्रदर्शन के दौरान पैमाना घटाओ। अधिकांश ट्रेडर्स सफलता के बाद सतर्क और नुकसान के बाद लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन रॉटर ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया। जीतते समय वे और ज्यादा धक्का देते, हारते समय वे पीछे हट जाते। यह मानवीय स्वभाव के खिलाफ जाने की क्षमता ही उनकी सफलता का मूल था। आखिरकार स्कैल्पिंग का मतलब था हर दिन सैकड़ों ट्रेड करना, अक्सर प्रति ट्रेड सिर्फ 3 से 5 टिक का लक्ष्य रखना। लेकिन वॉल्यूम और निरंतरता के साथ ये छोटे लाभ भी अपार धन में बदल जाते थे। रॉटर की उपस्थिति इतनी विशाल थी कि इसने बाजारों को ही बदल दिया। उनकी फ्लिपिंग शैली ने ऑर्डर बुक को इतना प्रभावित किया कि अन्य ट्रेडर्स को बस टिके रहने के लिए खुद को ढालना पड़ा। यहां तक कि यूरेक्स ने भी रिपोर्टेडली कॉन्ट्रैक्ट टिक साइज में बदलाव किए ताकि उनके वर्चस्व को कम किया जा सके। इससे बहस उठी, क्या वे हेरफेर कर रहे थे या बस सभी से अधिक बुद्धिमान और तेज थे? राय अलग अलग थीं, लेकिन एक बात निश्चित थी, उनका प्रभाव अटल था। वर्षों के साथ वित्तीय परिदृश्य बदल गया। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स का उदय, जो किसी भी इंसान से तेज थे, स्कैल्पर की बढ़त को कम करने लगा। रॉटर ने फिर से खुद को ढाला। उन्होंने धीरे धीरे मध्यम और दीर्घकालिक ट्रेडिंग रणनीतियों की ओर रुख किया, अपने पोर्टफोलियो को विविध किया और ऐसी स्थिरता की तलाश की जो मशीनों द्वारा हावी माहौल में टिक सके। फ्लिपर का अंत नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का विकास था जिसने समझा कि बाजारों में जीवित रहने का मतलब निरंतर पुनर्निर्माण है। साक्षात्कारों में रॉटर ने हमेशा ट्रेडिंग सफलता के 3 स्तंभों को उजागर किया। जोखिम प्रबंधन, कभी भी एक दिन को वर्षों की कमाई मिटाने मत दो। अनुकूलन क्षमता, जैसे जैसे बाजार विकसित हो, रणनीतियां बदलो। मनोविज्ञान, समझो कि मानव प्रवृत्तियों को हराना चार्ट पढ़ने जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकांश ट्रेडर्स असफल होते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विरोध नहीं कर पाते। मजबूत होने पर डरपोक और कमजोर होने पर लापरवाह होना। रॉटर के लिए सफलता इसका उल्टा करने में थी। उनकी कहानी सिर्फ मुनाफों के बारे में नहीं है, यह दृढ़ता के बारे में है। अपनी शुरुआती पूंजी लगभग पूरी तरह गंवाने से लेकर जर्मन डेट फ्यूचर्स के सबसे बड़े ट्रेडर बनने तक उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। आज भी उनकी सटीक नेटवर्थ स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह निजी खातों और शांत उपक्रमों के पीछे छिपी हुई है, लेकिन अपने शिखर के दौरान सालाना दर्जनों मिलियन डॉलर की स्थिर कमाई ने उन्हें जीवित सबसे धनी स्वतंत्र ट्रेडर्स में से एक बना दिया। कुछ लोग उन्हें अब तक के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक मानते हैं, जबकि अन्य बहस करते हैं कि वे ट्रेडिंग की विरासत में कहां फिट बैठते हैं। लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है। पॉल रॉटर ने लोगों का ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बदल दिया। यूरेक्स पर उनकी स्कैल्पिंग विरासत, ग्रीन हाउस कैपिटल और रॉटर इन्वेस्ट जैसी उनकी उद्यमशील पहलें और उनकी स्थायी दर्शन ने आने वाली पीढ़ियों के ट्रेडर्स के लिए सबक छोड़े। और फिर भी पॉल रॉटर की कहानी का सबसे जिज्ञासु हिस्सा यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यह है कि उन्होंने क्या प्रकट न करने का चुनाव किया। उनकी रणनीतियां साक्षात्कारों में समझाई गई हों, हमेशा कुछ न कुछ छिपाए रखती थीं। एक अंतर्ज्ञान, एक प्रवृत्ति, एक लय जिसे केवल वही बाजार की शोर में सुन पाते थे। शायद यही कारण है कि उनका नाम आज भी आकर्षण जगाता है। क्या द फ्लिपर बनी
बस वह व्यक्ति था जिसने स्कैल्पिंग में किसी और से बेहतर महारत हासिल की, या वह एक ऐसी पीढ़ी में एक बार आने वाला व्यक्तित्व था जिसने बाजारों को उस स्तर पर समझा जिसे हम में से अधिकांश मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। जवाब हमेशा की तरह ऑर्डर बुक छिपा है, किसी ऐसे साहसी व्यक्ति का इंतजार करता हुआ जो उसकी लाइनों के बीच पढ़ने की हिम्मत तक करे।